हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 10 जनवरी और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है जीडीपी से लेकर कि फर्स्ट एडवांस जो है वो लॉन्च किया गया है, एस्टिमेट्स किया गया फॉर जीडीपी। ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ में क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, बाद हम लोग एक एक चीज को डिटेल में उसके बैकग्राउंड के साथ हम लोग देखेंगे। तो रिसेंटली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ऑफ एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है अपना फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो है अपने करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए वो लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, इंडिया का जो जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी कहलाता है, ये बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है अपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में? तो 9.2% ये बढ़ा है, उसमें ग्रो दिखा है। कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी क्या है। तो द एफएई जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2016-17 में, आर टिपिकली पब्लिश्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ये जनरली पब्लिश होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। They are the first official estimates of how GDP is expected to grow। यानी जीडीपी का ग्रो किस तरह से होगा, एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है। तो ये फर्स्ट जो है ऑफिशियल जो एस्टिमेट होता है, ये इसी एडवांस के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है इन दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट दे आर ऑल्सो द एडवांस, ये एक एडवांस भी है एस्टिमेट्स, बिकॉज दे आर पब्लिश्ड लॉन्ग बिफोर द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इसे लॉन्ग बिफोर फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होना है, जो मार्च से अप्रैल टू मार्च होता है, उससे पहले इसे लॉन्च किया जाता है एक ऐसे एडवांस के रूप में। इसीलिए बोला जाता है कि इसे एडवांस एस्टिमेट भी बोला जाता है जीडीपी का, क्योंकि इसे फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से काफी पहले इसे लॉन्च किया जाता है। द FAE is published soon after the end of the third quarter या और Q3 यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में से पब्लिश किया जाना है। ठीक है। However, they do not include the formal Q3 GDP। जो फॉर्मल क्वार्टर है उस जीडीपी का, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा उसके डेटा को, विच इज पब्लिश्ड एट द एंड ऑफ द फरवरी, जो कि फरवरी के एंड में पब्लिश होता है। ए पार्ट ऑफ द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट, सिर्फ सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स को छोड़कर। सिग्निफिकेंस क्या है कि द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ FAE lies in the fact that they are the GDP estimates that the Union Finance Ministry uses to decide the next financial year budget। अपने अगले फाइनेंशियल ईयर बजट को डिसाइड करने के लिए जीडीपी एक एस्टिमेट करता है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री यूज करता है इसे, ये जो फैक्ट्स है इसको यूज करता है ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर में जो बजट का एलोकेशन होगा वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है। तो फ्रॉम द बजट मेकिंग परस्पेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट द नॉर्मल जीडीपी। और बजट मेकिंग परस्पेक्टिव को देखते हुए नॉर्मल जीडीपी को एस्टिमेट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बोथ एब्सोल्यूट लेवल के लिए भी और ग्रोथ रेट के लिए भी। ठीक है। दिस विल फर्दर हेल्प इन कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी, और ये आगे जाकर रियल जीडीपी को भी कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है, और इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करने में हमें ये हेल्प करता है, यानी कितना महंगाई बढ़ी है घटी है उसको भी कैलकुलेट करने में ये हमें मदद करता है। द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड नॉर्मल जीडीपी, रियल और नॉर्मल जीडीपी में डिफरेंस यही है, सोच करता है कि जो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई का जो दर है या लेवल है उसका, वो उस ईयर में कैसा है, ये रियल जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी हमें बताता है। रियल जीडीपी को अगर हम लोग देखें तो रियल जीडीपी का जो एक फॉर्मूला भी होता है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉर्मल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन रेट। रियल जीडीपी हम लोग कैसे निकालते हैं? नॉर्मल जीडीपी में हम लोग अगर इन्फ्लेशन रेट को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रियल जीडीपी हमें पता चल जाता है उस फाइनेंशियल ईयर का। FAE कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है? FAE माने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट FAE को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री द अप्रोच फॉर कंपाइलिंग द एडवांस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन द बेंचमार्क माइनस इंडिकेटर मेथड। जो
जो बेंचमार्क है उसमें इंडिकेटर मेथड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब एडवांस एस्टिमेट निकलता है, फाइनेंस एडवांस एस्टिमेट। अकॉर्डिंग टू दिस द एस्टिमेट अवेलेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 इन दिस केस। ठीक है, इस केस में जो अवेलेबल जो हमारा जो एस्टिमेट होगा वो पिछले साल के एस्टिमेट्स को ही हम लोग उसका डेटा को ही लेते हैं, तो इस साल के लिए हम लोग 20-21 का ही लेंगे। आर एक्स्ट्रापोलेटेड यूजिंग रेलिवेंट इंडिकेटर्स रिफ्लेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर, हर किस सेक्टर में क्या उसका परफॉर्मेंस रहा है वो इस इंडिकेटर के से हमको रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जो ये मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री एक्स्ट्रापोलेट्स सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स, जो सेक्टर वाइज ये एस्टिमेट करता है यूजिंग इंडिकेटर सच एज प्रीवियस डेटा, अपने प्रीवियस डेटा को ध्यान में रखते हुए वो हर एक सेक्टर का एस्टिमेट करता है, वही उसका इंडिकेटर होता है कि हमें उस सेक्टर में किस तरह से और इम्प्रूवमेंट करना है और बजट का एलोकेशन उस सेक्टर में कितना करना है अगले फाइनेंशियल ईयर में। इश्यूज इन कैलकुलेटिंग ऑफ डेटा, इश्यूज क्या आते हैं डेटा कैलकुलेशन में कि द पेंडेमिक हैज अपसेट मेनी सच projections because of significant fluctuation during the past couple of year। इस पेंडेमिक के चलते काफी प्रॉब्लम हुआ है, काफी इश्यूज देखने पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो रुक गए हैं और उसमें फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला है अगले पिछले कुछ साल से, पिछले कपल ऑफ ईयर से हमें ये देखने मिला है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि ड्यू टू दिस द मिनिस्ट्री हैज अलर्टेड दैट these are early projections, ये early projections है which are liable for consequent revision depending on COVID, the impact on the economy and the government's finance fiscal response। तो ये अभी जो अलर्ट किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि अर्ली प्रोजेक्शन जो है वो यही होंगे, ठीक है, जो कि लाइबल है, जो कि अभी जरूरी है, ताकि और उसको रिवाइज करने की जरूरत है डिपेंडिंग ऑन कोविड के सिचुएशन को देखते हुए और उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी में उसको देखते हुए और गवर्नमेंट के फाइनेंस फिस्कल रेस्पॉन्स को भी देखते हुए। ठीक है, तो ये था सारा पॉइंट एफएई का कैलकुलेशन को लेकर। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और वहीं जीवीए क्या होता है, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी जो होता है मैप्स द इकोनॉमी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर और डिमांड साइड, दैट इज बाय एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर, इसमें सारे एक्सपेंडिचर को ऐड किया जाता है तब जीडीपी हमें मिलता है। जैसे जीडीपी इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन सभी चीजों को ऐड और सब इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करके हमें जीडीपी का पता चलता है। वहीं द ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए प्रोवाइड्स ए पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द सप्लाई साइड, ये सप्लाई साइड से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जीवीए मैप्स द वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी के सभी सेक्टर को वैल्यू एडेड करता है बाय एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या होता है, इक्वल टू ये जीडीपी का जो वैल्यूएशन होता है उसमें अगर हम लोग ऐड कर देंगे सारे सब्सिडीज को, उसमें जो प्रोडक्ट में सब्सिडीज दी गई है उसको ऐड करेंगे, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट में जो टैक्स दिए टैक्स इंक्लूडेड है उसको माइनस करेंगे, तो हमारा एक्चुअल जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें पता चल जाएगा। In 2015, India opted to make major changes to its compilation of national account and decided to bring the whole process into conformity with the United Nations System of National Accounts SNA of 2008। ठीक है, क्या है इसमें कि द चेंज ऑफ बेस ईयर फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12 यानी 2004-5 को बेस ईयर पहले माना जाता था, उसको चेंज करके 2015 से इसको क्या किया गया, 11-12 मानने शुरू कर दिया। रिप्लेसिंग फैक्टर कॉस्ट विथ मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से रिप्लेस कर दिया गया। बॉन्डनिंग ऑफ डेटा पूल, इंप्रूव्ड कवरेज ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन जीडीपी एस्टिमेट, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको काफी डिटेल में क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिवॉल्यूशन को लेकर है, स्वीट रिवॉल्यूशन। स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है उसको हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे, प्रीलिम्स में भी है और मेंस
कुछ टॉपिक है इसमें जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कुछ टॉपिक जो है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो न्यूज़ आखिर क्या है वो देख लेते हैं स्वीट रिवॉल्यूशन से लेकर। तो रिसेंटली द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया है द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन एट विलेज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक गांव में पहली बार खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया है एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। क्या है ये देख लेते हैं। तो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन दैट विल प्रोसेस beekeepers honey at their doorsteps and thus save them the hassle and the cost of taking the honey to processing plant in far off cities for processing। तो इसमें क्या होगा कि आपके डोर स्टेप में आएंगे जो बी कीपर्स है, जो ये हनी निकालने का काम करते हैं, ये आपके डोर स्टेप में आएंगे, आपके घर में आएंगे और वो बिना किसी को हार्म किए एकदम जो उसका प्रॉपर तरीका है उससे वो हनी को निकालेंगे और उसे प्रोसेसिंग प्लांट तक भी पहुंचाएंगे और उसका जो कॉस्टिंग होगा वो उस परिवार को देंगे। तो ये एक डोर स्टेप एक एक वैन की तरह होगा कि आपको एकदम होम टू होम सर्विस दी जाएगी। तो ये पहली बार उत्तर प्रदेश के विलेज में इसे लॉन्च किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। दिस इनिशिएटिव इज टेकन इन परसुएंस ऑफ स्वीट क्रांति। इसको स्वीट क्रांति भी बोला जा रहा है, साथ ही साथ स्वीट रिवॉल्यूशन भी इसको बोला जा रहा है। कुछ की पॉइंट्स है इसके वो हम लोग देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या होगा बेनिफिट ऑफ मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। इसका बेनिफिट क्या होगा तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हनी टू प्रोसेसिंग प्लांट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। ठीक है, फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड बी कीपर्स। जो छोटे जो किसान है या जो बी कीपर्स है जो हनी को निकालने का काम करते हैं गांव के लेवल पर, ठीक है, देसी तरीके से जो लोग करते हैं उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है जो मधु को या हनी को प्रोसेसिंग प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने में काफी खर्च उठाना पड़ता है। तो टू अवॉइड हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है और ये जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसको दूर करने के लिए ए मेजोरिटी ऑफ बी कीपर्स ने क्या किया, अपने सेल करना शुरू कर दिया रॉ हनी को, एजेंट्स को सेल करना शुरू कर दिया एट देयर फार्म्स देमसेल्फ एट ए वेरी लो प्राइस। एजेंट्स आते थे, इनसे रॉ हनी खरीदते थे और वो प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाके उसको बेच देते थे। तो और ये फार्मर है ये इनको बेचते थे और ये इनसे सस्ते में खरीद लेते थे और फिर ये इसे ज्यादा दाम में प्रोसेसिंग प्लांट को बेचते थे। तो इससे फार्मर का नुकसान देखने को मिल रहा था, उनको जितना अमाउंट मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा था। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तो द प्रोसेसिंग वैन विल रिड्यूस द हनी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट टू द बी कीपर्स। तो बी कीपर्स को जो ये सारी समस्याएं आती थी उसको दूर करने के लिए ये लॉन्च किया गया, ये प्रोग्राम को फर्स्ट लॉन्च किया गया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के एक गांव में। तो इसको ध्यान रखना है। This will also eliminate any scope for adulteration of honey as the processing will done at the doorstep of the beekeepers and farmers। beekeepers और farmers के मौजूदगी में ही डोर स्टेप में ही इसे प्रोसेस किया जाएगा ताकि किसी तरह का अडल्ट्रेशन का कोई स्कोप यानी बीच में उसे किसी तरह का कोई छुपा कर नहीं किया जाएगा। सब चीज एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि अबाउट स्वीट रिवॉल्यूशन। तो इट इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोमोटिंग एपीकल्चर पॉपुलरली नोन एज बी कीपिंग। बी कीपिंग या एपीकल्चर यानी मधु निकालने का जो काम है उसको बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है। टू प्रोवाइड ए बूस्टर शॉट टू स्वीट रिवॉल्यूशन, इसको बूस्ट करने के लिए और हाई लेवल में पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इन 2020 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को 2020 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। एम क्या होगा, तो इट एम्स टू एक्सेलरेट द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी हनी मिल सके, उसका प्रोडक्शन हो सके एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो
द डिमांड ऑफ गुड क्वालिटी हनी हैज grown over the years as it is considered as naturally nutritious product। ये एक नेचुरली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। इस डिमांड जो है गुड क्वालिटी हनी का ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि ये नेचुरली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। ठीक है। अदर एपीकल्चर जो प्रोडक्ट है जैसे रॉयल जेली, बीज वैक्स, पोलेंस, इससे ये सब प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। आर ऑल्सो यूज एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल में इसका यूज होता है, फूड में, बिवरेजेस में, ब्यूटी एंड अदर्स में। ठीक है। तो अंडर द हनी मिशन द KVIC प्रोवाइड्स द फार्मर्स और बी कीपर्स, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ हनी बी कॉलोनीज, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, यानी आइडेंटिफाई और मैनेजमेंट किया जाएगा ऑफ बी एनिमीज एंड डिजीजेस अलोंग विद द मैनेजमेंट ऑफ बी कॉलोनीज इन ऑल सीजन्स। ठीक है। एक्विजिशंस विथ एपीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड हनी एक्सट्रैक्शन एंड वैक्स प्यूरिफिकेशन, ये सभी चीज की ट्रेनिंग और इसके बारे में सभी तरह से बताया जाएगा और सभी चीजें जो होगा इस मिशन के खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंतर्गत ही सब होगा। टेक्नोलॉजी सॉरी द हनी मिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय KVIC ड्यूरिंग 2017-18 में ही से लॉन्च किया गया था हनी मिशन प्रोग्राम को। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन थ्रू दिस मिशन विल इंश्योर बी कंजर्वेशन, prevent diseases or the loss of bee colonies and provide quality and quantity of apiculture product। ठीक है। Farming practices will yield superior quality honey and other products for the domestic as well as international market। और superior quality अगर honey होगा और उसके साथ साथ जो other products है वो भी बनाए जाएंगे तो इससे डोमेस्टिक लेवल पर भी इसका प्रमोशन होगा और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको बढ़ावा मिलेगा, वहां तक फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकेंगे। बी कीपिंग इज अ लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई स्किल्ड इंटरप्राइज मॉडल, ये एक लो इन्वेस्टमेंट है बी कीपिंग और हाई स्किल्ड, लेकिन स्किल इसमें हाई चाहिए, इंटरप्राइज मॉडल है इन विच टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हैज इमर्ज्ड ए ग्रेट इनेबलर फॉर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टेक्नोलॉजी के साथ इसे किया जा रहा है तो इससे इसको और बूस्ट मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो क्या है। एक पॉइंट छूट गया ना कि स्केलिंग अप बी कीपिंग विल डबल फार्मर्स इनकम, इससे फार्मर के इनकम में डबल होगा, फार्मर का इनकम और ज्यादा होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एंश्योर फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी एंड बी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि KVIC जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था ये द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के द्वारा। द KVIC इज चार्ज्ड विद द प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज engaged in rural development wherever necessary। ठीक है। तो KVIC एक चार्ज ये प्लानिंग, प्रमोट करता है, ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लीमेंट करता है बहुत सारे प्रोग्राम को और डेवलप करने का काम करता है बहुत सारे विलेजेस में, रूरल एरियाज में और कई सारे एजेंसीज जो है इसमें इंगेज होते हैं ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके और वो जरूरी भी है। ठीक है। मतलब रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है। कमीशन का नाम भी आप देख सकते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो रूरल एरिया को ही ये फोकस किए हुए है। ठीक है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और ये फंक्शन करता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको स्वीट रिवॉल्यूशन ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन, यानी निमास जिसको बोला जाता है। न्यूज क्या है, तो रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर फ्लैग्ड इन इंडिया फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स को अभी फर्स्ट जो है इसे शुरू किया है। एक्सपेडिशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलिड स्पोर्ट्स निमास इन फ्रांस। ठीक है। इसको कंडक्ट किया गया है निमास के द्वारा।
निमास क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलिड स्पोर्ट्स, इसके द्वारा इसे कंडक्ट किया गया है और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे फ्लैग्ड किया गया है, इंडिया फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो एक की पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। अबाउट द एक्सपेडिशन वाज कंडक्टेड इन नवंबर 2021 में इसे शुरू कंडक्ट किया गया था, एंड द टीम वाज लीड बाय डायरेक्टर निमास, जो निमास का डायरेक्टर है वो इसे लीड कर रहे थे। कंप्राइजिंग टू, इसमें 12 पीपल इन 12 लोग थे, 8 आर्मी पर्सनल थे एंड 4 यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश थे। ठीक है, 12 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें 8 जो है आर्मी के ही लोग थे और 4 जो है यूथ थे, यानी कुछ अरुणाचल प्रदेश के यूथ वगैरह थे वो इसमें भाग लिए थे। तो टोटल 12 लोगों ने इसमें भाग लिया था, जो कि नवंबर 2021 में ये शुरू किया गया था, कंडक्ट कराया गया था, जिसको कि उसी के डायरेक्टर, निमास के डायरेक्टर जो है उन्होंने इसको लीड किया था। द एक्सपेडिशन टीम जो है कैरिड आउट ओवर 250 किलोग्राम्स ऑफ विंटर ट्रैकिंग, इसमें 250 किलोग्राम्स ऑफ विंटर ट्रैकिंग ले जाना पड़ता है इन द एल्प्स माउंटेन रेंजेस। जो एल्प्स माउंटेन रेंजेस है ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये एल्प्स माउंटेन जो रेंजेस है उसमें ये लेके जाना पड़ता है, विच इंक्लूड टूर डिमोंट ब्लैंक ट्रैक कवरिंग द फ्रेंच, स्विस एंड इटालियन एल्प्स। तो ये सभी जगहों को कवर करते हुए जाना पड़ता है। फ्रांस के एरिया में भी स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, सोलोवेनिया, इस एरिया को कवर पूरा करना पड़ता है, इस रेंज को इस तरह से कवर करना पड़ता है। 250 किलोमीटर्स ऑफ विंटर ट्रैकिंग इसमें करना पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलिड स्पोर्ट्स क्या है? तो इट इज एन एडवांस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो कि लोकेटेड है इन द वेस्ट कामनेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये कामनेंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट कामनेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में ये सिचुएटेड है। इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। द इंस्टीट्यूट ऑफर्स ट्रेनिंग अक्रॉस लैंड, एयर एंड वाटर। ये ट्रेनिंग देता है लैंड में भी, एयर में भी और वाटर में भी ट्रेनिंग देता है। ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दैट अलाउज सिविलियंस टू experience challenges across a variety of outdoor surface as well as pursues a career in adventure sports। ठीक है, इसमें पहली बार जो है वो सिविलियंस को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया गया, उसे एक्सपीरियंस कराया गया, ताकि वो भी एक कैरियर ऑप्शन, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी एक कैरियर ऑप्शन के तौर पर वो चुन सके। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग टू डिफेंस पर्सनल एज वेल। और डिफेंस में भी कोई जाना चाहता है तो वो भी इसमें जा सकता है, इसकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग उस तरीके से दी जाती है ताकि वो समझ सके कि इस क्षेत्र में आप अगर संभल रहे तो आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि लैंड, एयर और वाटर तीनों में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये एल्प्स रेंज जैसे आप ये मैप में देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। एल्प्स इज ए स्मॉल, कुछ एल्प्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एल्प्स इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस माउंटेन चेन है दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द एटलस माउंटेन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के एटलस माउंटेन से ये अक्रॉस साउदर्न यूरोप एंड एशिया तक ये फैला हुआ है, टू बियॉन्ड द हिमालयाज। द एल्पाइन रीजन जो है वो इनकम्प्रेस, हिमालयाज तक है ये, और जो एल्पाइन रीजन है ये इनकम्प्रेस 8 यूरोपियन कंट्रीज को ये टच करता है, जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, मोनाको, स्विट्जरलैंड, ये सब सारे 8 कंट्रीज को, ये 8 यूरोपियन कंट्रीज को ये कवर करता है। एल्प्स आर एन इंटरजोनल माउंटेन सिस्टम है, इसको ओरोबियोम भी बोला जाता है, और एक ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन सेंट्रल एंड मेडिटेरियन यूरोप। सेंट्रल और मेडिटेरियन यूरोप के बीच में ट्रांजिशनल एरिया के तौर पे है ये, ठीक है, यानी इस दो एरिया को डिवाइड करने का काम कौन करता है? ये एल्प्स माउंटेन रेंज ही करता है। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट ब्लैंक, ठीक है। थ्रू दे आर नॉट ए हाई एंड एक्सटेंसिव एज अदर माउंटेन सिस्टम अपलिफ्टिंग ड्यूरिंग द पैलिगेन और न्यूजियन पीरियड, that is about 65 million to 2.6 million years ago, such as the Himalayas, Great Mountain System of Asia, and the Andes and Rockies Mountain in South America and North America respectively. They are responsible for major geographical phenomena. ये सब geographical phenomena के